वीडियो म्यूट कर लें बार बार, वरना फिर हमें करना पड़ेगा। तो सभी लोग प्लीज अपने से कर लें। अमित सिंह जी अपना वीडियो बंद कर लें। सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो बंद कर लें प्लीज, बार बार फिर हमें दिक्कत होगी, क्योंकि क्लास नहीं हो पाएगी नहीं तो। आप लोग अपने से बंद कर लें। ओके, चलो हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। प्राणधारा फाउंडेशन की तरफ से आप लोग सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और इनवाइट करते हैं आज के हम वेबिनार के लिए, जो है हमारा 3 डेज स्पाइन पाल्पिटेशन एंड बोन सेटिंग के हमारी वर्कशॉप के लिए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं स्पाइन पाल्पेशन और बोन सेटिंग के लिए। बेसिकली स्पाइन पाल्पेशन एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम डीप स्टडी करने के बाद में स्पाइन प्रोसेस को हम समझ सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट भी करते हैं। और बोन सेटिंग कायोप्रैक्टिक की बात करें तो इस तरह की टेक्निक्स हैं जो हमारी बॉडी में नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम को डिकम्प्रेस करती है, यानी कि उनमें रिलीफ देती है, जैसे कि डिस्लिप, डिसबल, शैटिका, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स। और हमारे जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में होती है। तो थोड़ा सा पहले हम अपनी वर्कशॉप के बारे में बता देते हैं, फिर हम डॉक्टर पुनीत चौबे जी को सेशन देते हैं, वो आपको इस बारे में समझाएंगे। तो सबसे हम पहले हम सेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अभी जो हमारा दिल्ली में होने वाला है 19, 20, 21 जनवरी को जो होने वाला है, 3 दिन की हमारी वर्कशॉप है। 8,000 रुपये उसकी फीस है। तो 3 दिन जो हमारा सेशन चलेगा, सुबह 8 से शाम की 6 बजे तक का चलेगा टोटल, तीनों दिन। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और टी इंक्लूड रहेगा और स्टेशनरी दी जाएगी। जितने भी लोग आएंगे उन सभी से ऑन हैंड प्रैक्टिस कराई जाएगी अच्छे तरीके से। जिस किसी को कोई समझ में ना आए, कोई भी डाउट, थ्योरी या ट्रेनिंग के हमारे प्रैक्टिकल सेशन में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से सबसे प्रैक्टिस कराई जाएगी जैसा कि पिछले सेशंस में रहा है। और किसी को कोई जानकारी लेनी है इसके अलावा, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस मैसेज करके लिख सकते हैं, हम उनको वो डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। तो अब मैं डॉक्टर पुनीत चौबे जी को अलाउड करता हूँ। सर अपना सेशन शुरू करेंगे, आप लोगों को उसके बारे में समझाएंगे। तो अब मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपना। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर, शुरू कीजिए सर। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। और 19, 20, 21 को जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया, हमारा एक वर्कशॉप है। बेसिकली जो वर्कशॉप है ये बाकी लोगों से क्यों डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। हम बेसिकली थ्योरी तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा हमें काम करना है कि प्रैक्टिकल सेशंस कैसे होंगे और कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे पेशेंट को हम देखेंगे। ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है। और सर ने तो सारी चीज़ें बता ही दिया कि लंच वगैरह भी इंक्लूडेड रहेगा, वो सब तो अपनी जगह की पार्ट है। अच्छी चीज़ ये है कि आजकल कायरोप्रैक्टिक 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 चारों तरफ फैला हुआ है। और जो फैला हुआ है उसमें खराब चीज़ ये है कि गलत असेसमेंट, गलत मैनिपुलेशन, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से बहुत चीज़ें देख करके, यूट्यूब पे देख करके वीडियोस, लोग गलत तरीके से पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और गलत तरीके से असेसमेंट करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, जिससे कि पेशेंट को कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है और हमारा प्रोफेशन भी धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर के फेस कर रहा है। तो हम जो काम करेंगे वो एक सही तरीके से काम करेंगे। बेसिकली मेरी जो वर्कशॉप्स होती है उसमें माय फोकस इज ऑन टू गो फॉर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फर्स्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर ज़्यादा हम काम करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है कि कहाँ नहीं करना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और कहाँ करना है वो भी बहुत संभल करके आराम से असेसमेंट करके करना है। ठीक उस तरीके से कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मेरे इधर दांत में पेन हो रहा था, सबके कभी कभी दांत में पेन होता है, आरसीटी कराई हमने।
तो नए लड़के ने आरसीटी करी, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो अभी वो सीख रहा है मेरे दांत पे। मैंने बताया भाई कि मेरे दांत पे सीखने की जरूरत नहीं है, हमको एक्सपर्ट आदमी चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने दांत को लेकर के इतना कंसर्न हूँ, उसी तरीके से जो भी पेशेंट है उसका बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्पाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट ऑन द पेशेंट। पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत एकदम नहीं है। ये अगर मेरी क्लास को अटेंड करेगा तो उसमें तो स्ट्रिक्टली ये वार्निंग रहती है कि आप पहले चीजों को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिकल करिए। असेसमेंट बहुत जरूरी है, जो बार बार बात हो रही है कि असेसमेंट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि हाँ भाई, पेशेंट का असेसमेंट किया कि सर ने इतनी चीजें बता दी कि डिसबल्ज है, sciatica है, हर्निएशन है, ये तो पेशेंट को भी पता है। पेशेंट आकर के हमारे पास बोलता है, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, बोला कि मेरे को L4 L5 में डिसबल्ज है। मैं कहा अच्छी बात है, ट्रीटमेंट भी कर लीजिए। तो पेशेंट को तो खुद ही पता है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमको असेसमेंट करना है कि डिसबल्ज अगर हो रहा है। क्या मैं मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? डिसबल्ज अगर हो रहा है तो डिसबल्ज L4। यस धर्मेंद्र, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही ना? एम आई विजिबल? जी, विजिबल है, विजिबल। तो अगर विजिबल है। डिसबल्ज है ना, ठीक है, यस L4 सर। L5 के बीच में अगर डिसबल्ज है और वो एमआरआई लेकर के आएगी, इफ द पेशेंट कम्स टू यू विद द एमआरआई ऑफ द डिसबल्ज बिटवीन L4 एंड L5, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो L4 L5 में ही हो। मे बी देयर आर सो मेनी रीजंस कि हमारे पेल्विक एरिया में कुछ रोटेशंस हो रखे होते हैं, और ज्यादातर 90% केसेस में हमारा जो पेल्विक एरिया है इसमें रोटेशन हो रखा रहता है, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती है वर्टिब्रास की। और वर्टिब्रा अगर शिफ्ट हो गई इस तरीके से, अगर वर्टिब्रा शिफ्ट हो गई तो उसके बीच में जो डिस्क है वो अपनी जगह से हिल जाती है, और हिलने की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन या डिसबल जाता है, जो कि पेशेंट हमारे पास एमआरआई लेकर के आता है। हम क्या मिस्टेक करते हैं कि एक लेमैन की तरीके से पेशेंट जो बोला वही काम हम करना शुरू कर दिए। पेशेंट हमारे पास लेकर के आया कि L4 L5 में डिसबल्ज एंड वी आर ट्रीटिंग दैट पार्ट ओनली, बट द थिंग इज दैट देयर में बी सम रोटेशन इन द पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया में कुछ रोटेशन हो सकता है, कुछ डिसफंक्शन हो सकता है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से लंबर एरिया हमारा अफेक्टेड है। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए और प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए। तो हमारी क्लासेस में ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाएगा 3 दिन में। सर ने भी बताया है कि हम लोग पेरिफेरी भी कवर करेंगे। पेरिफेरी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, पेरिफेरी में क्या करते हैं। तो पेरिफेरी में हम लोग जो हमारे अपर लिम्ब है, दोनों हाथ दोनों पैर, इनको हम कवर करते हैं, जिसमें बेसिकली आजकल ज़्यादा हमें केसेस स्पाइन के मिलते हैं, और फ्रोजन शोल्डर के केसेस काफ़ी मिल रहे हैं, टेनिस एल्बो के केसेस मिल रहे हैं, नी पेन को भी अगर मैं बात करूं तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ नी पेन, जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिजेनरेटिव चेंजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैनेजमेंट हम आपको बताएंगे, या फिर लिगामेंट इंजरी किसी को है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। प्लस एंकल में अगर कोई स्प्रेन स्ट्रेन है उसको हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली ये 3 डेज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो इसको मैक्सिमम लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये बहुत अच्छा मौका है, ये 3 डेज में ही पूरा कवर कर रहे हैं, और वो चीजें कवर कर रहे हैं जिसको कवर करने के लिए हमें 6 महीना साल भर का समय चाहिए होता है। बिफोर स्टार्टिंग माई टीचिंग मैंने 44 मोर देन 44 वर्कशॉप्स खुद अटेंड करी, उसके बाद फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया। तो एक बार में ऐसा नहीं है कि आदमी आदमी सीखा और सीखने के करने लगा, प्रैक्टिस चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये 3 डेज का प्रोग्राम है, इसको हमें अटेंड करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसको ज्वाइन करिए। डेट इज गोइंग टू बी ब्लास्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये धर्मेंद्र सर मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का वो कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ओके, ओके। आप ट्राई कीजिए अपने यहाँ पे एक बार, या नहीं हो पाएगा मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ फिर, ठीक है। हाँ, बना दी सर, बना दी। जी, कीजिए अब। मेरे स्क्रीन विजुअल है, दिखाई दे रहा है? यस, विजिबल है, ठीक है।
अच्छा, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं बेसिकली मास्टर्स हूँ फिजियोथेरेपी में, डायरेक्टर हूँ डिवाइन टच फिजियो एंड रिहैब एकेडमी का। और हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड सेंटर भी चल रहा है। मोर देन 17 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मोर देन लगभग लगभग 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का ऑन पेपर ट्रीटमेंट किया है। 3,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को अक्रॉस द कंट्री पढ़ाया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई सब जगह हमारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं। और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, यहाँ पे काम किया हुआ है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ट्रीटमेंट किया है, बहुत ढेर सारे चीफ मिनिस्टर्स का ट्रीटमेंट किया है। और आई हैव कंप्लीटेड माई एफएमडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सीएमटी मैंगलोर, सर्टिफाइड इन ऑस्टियोपैथी एंड स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक कनाडा, सर्टिफाइड इन की कैट टेक्निक। ये सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें करी हैं, और थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन था। बाकी तो मेन चीज ये है कि जैसे हम स्पाइन की बात करते हैं, ये स्पाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हेल्दी स्पाइन है, जिसको नॉर्मल डिस्क बोल रहे हैं। नॉर्मल डिस्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर है इसको, और इसके बीच में ये जेली स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। बहुत कॉमन है डिस्क डिस्क डिस्क, हम डेली सुनते हैं, स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क हर्निएशन हो गया, डीजनरेशन हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि ये दो हमारी जो स्पाइनी स्पाइन है, जो हड्डियां हैं, इनके बीच में ऐसा जेली स्ट्रक्चर रहता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। और इनके बीच से हमारे नर्व रूट जाते हैं, जो कि शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है और नर्व्स को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरीके से अगर स्पाइन में किसी प्रकार का कोई रोटेशन हो गया, इस तरीके से अगर कहीं रोटेशन हो गया ड्यू टू बैड पोस्चर की वजह से हो गया, या कहीं पे कुछ इंजरी हो गई, या रिपीटेड इंजरी हमको होती रहती है, हमें पता नहीं चलता है, हम ट्रैवलिंग करते हैं, दे आर डिफरेंट माइक्रो ट्रॉमास, हमें डेली माइक्रो ट्रॉमास लगते रहते हैं, उसकी वजह से कहीं स्पाइन में रोटेशन है, तो डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाती है, जिसको डिस्बल्ज बोलते हैं। और डिस्बल्ज होने के बाद में इधर नर्व्स होती है, नर्व कंप्रेस करती हैं, तो वो डिस्बल्ज के साथ में नर्व कंप्रेशन हो जाता है। अगर डिस्बल्ज अपनी जगह से निकल करके डिस्क थोड़ा सा बाहर ज्यादा निकल गई, तो उसको डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। दिस इज डिस्क थिनिंग। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हमें बहुत ढेर सारे केसेस मिलते हैं जिसमें इस तरीके से सर ने जैसे कि बात करी थी, तो लिस्थेसिस बोलते हैं। दिस इज बेसिकली लिस्थेसिस, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट। एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट मतलब आगे की तरफ अगर डिस्क निकल गई है। बेसिकली लिस्थेसिस क्या होता है, वो जो वर्टिब्रल बॉडी है, बोन है, वो बोन खसकती है अपनी जगह से, ठीक है। डिफरेंट पार्ट हैं, बोन अलग है, डिस्क अलग है, नर्व अलग है, ये काफी चीजें डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। जैसे ये L3 वर्टिब्रा है, ये L4 है, ये L5 है, ये S1 है, सैक्रम है, ठीक है। तो L5 वर्टिब्रा अपनी जगह से आगे की तरफ खसक गई, दैट इज नोन एज एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ L5 वर्टिब्रा ऑन S1। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उसके लिए इंग्लिश भी बोलूंगा, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी भी बोलूंगा। तो ये वर्टिब्रा अपनी जगह से खसक गई, देयर इज डिस्प्लेसमेंट। डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अंतर है। डिसलोकेशन का मतलब होता है अपनी लोकेशन छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से खसक जाना, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है, एंटीरियर लिस्थेसिस बोलते हैं। यही अगर पोस्टीरियर की तरफ होता तो उसको पोस्टीरियर लिस्थेसिस बोलते हैं, या फिर रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे नर्व कंप्रेस करती है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब होता है, सैक्रम भी डिस्टर्ब हो रहा है और बाकी चीजें डिस्टर्ब हो रही, और उसकी वजह से यहाँ पे नर्व्स जा रही हैं, जिसको सैटिक नर्व बोलते हैं। एंड इफ देयर इज एनी कंप्रेशन इन द नर्व, तो सैटिक नर्व में अगर कंप्रेशन है तो डेट इज नोन एज सैटिका, उसी को हम सैटिका बोलते हैं, बहुत कॉमन है। डिस्क हर्निएशन देखिए काफी डिटेल में, इस तरीके से डिस्क है हमारा, वो निकल गया और यहाँ पे नर्व्स है, नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से जिस साइड की नर्व कंप्रेस कर रही होती है, दो पैर हैं हमारे, जो स्पाइन से नर्व से वो निकल करके राइट में लेफ्ट में जा रही है, जिस साइड की नर्व कंप्रेस कर रही है उस साइड में पेशेंट को नर्व रूट का जो कोर्स है, उस कोर्स में उसको सारे साइन एंड सिम्टम आएंगे। साइन एंड सिम्टम में उसको पेन आ सकता है, देयर में भी टिंगलिंग सेंसेशन, देयर में भी नमनेस, नमनेस हो सकती है। कहाँ पर होगी, जिस कोर्स में जा रही है, सैटिक नर्व जैसे कंप्रेस कर रही है, वो जहां जहां सप्लाई कर रही है, वहां वहां उसको ये सारी प्रॉब्लम और तकलीफ होने लगेगी। डिफरेंट वैरायटीज हैं डिस्क herniation के, 1 2 3 4 लेवल है, काफी हायर चीज है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। और डिस्क बल्ज होने से कैसे नर्व कंप्रेस करता है कि डिस्क
जो हमारा वर्टिब्रा है वो अगर खसक गया तो नर्व रूट को कंप्रेस करेगा, डिस्क हटेगी, नर्व रूट को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से वहां पे सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। लंबर डिस्क हर्निएशन में 15 टाइम्स मोर कॉमन देन सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन। लंबर डिस्क का जो हर्निएशन की फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा है सर्वाइकल डिस्क से, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मिड पार्ट है वो हमारा लंबर एरिया आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सैक्रम टू वर्टिब्रा से पास करती है, और पूरे बॉडी को कंट्रोल हमारा लंबर स्पाइन ही कर रहा है, जिसमें मोबिलिटी ज्यादा है, जर्क हमें ज्यादा लग रहा है, ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहे हैं, बैड पोस्चर हो रहा है, या कभी कभी हम बाथरूम में कभी कभी होता है कि हम उठे, नहा करके उठे, अचानक से एक मग पानी लिया और उसके बीच में ही इस पूरा बैक में पेन आ गया, तो वर्टिब्रा हमारे ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क बाहर निकल गई और नर्व को कंप्रेस करने लगती है। ये देखिए इस तरीके से एक्सरेज वगैरह भी हम बताएंगे। तो मेरे सिर्फ अभी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। मैं जो चीजें कवर करने वाला हूँ उसके लिए बहुत ढेर सारे वर्कशॉप्स हैं, जिसमें लाखों रुपए फीस होती है। मैं खुद ही वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ, 2 लाख 3 लाख रुपए उसकी फीस है, और सारी चीजें होती हैं जिनका हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत हाई पेएबल है, जिनमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये देखिए हमारा एक्सरे में अगर हम लंबर स्पाइन का देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो रखा है, डिस्क यहाँ पे एक्सरे में तो डिस्क नहीं दिखाई देती, लेकिन ज्वाइंट स्पेस कम हो रखा है, जिसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है कि देयर में भी चांसेस ऑफ डिस्क कंप्रेशन बिटवीन L5 एंड S1 और डिस्बल्ज बिटवीन L4 एंड L5। इसके अलावा लिस्थेसिस भी थोड़ा हो रखा है। तो एक्सरे हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वो हम सारी चीजें बताएंगे आपको। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे है, इसमें देखिए कैसे डिजनरेशन हो रखा है, कोलैप्स हो रखा है वर्टिब्रा। तो किसी भी पेशेंट का एडजस्टमेंट करने के पहले उसका असेसमेंट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक चीज होती है फिजिकल असेसमेंट, वॉट एवर वी डू द फिजिकल असेसमेंट बाय द फिजिकल टेस्ट, देयर आर डिफरेंट टेस्ट फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, फॉर सर्वाइकल स्पाइन, फॉर thoracic स्पाइन एंड लंबर स्पाइन। ये सारी चीजें आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स। बट एक्सरे भी इंपॉर्टेंट है, एमआरआई भी इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट एमआरआई नहीं करा सकता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल सकता है कि नर्व कंप्रेस कहाँ पर कर रही है और कौन सी नर्व कंप्रेस कर रही है। रोल ऑफ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की हम बात करें तो कैन डू द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द स्पाइन का हम प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हैं। कल जो लास्ट हमारा वर्कशॉप था उसमें कोई पूछ रहा था कि हमारा क्या क्या रोल है, आप ये चीजें बताइए, तो वो चीज हम बताएंगे। वो चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्पाइन का। हेल्प टू इंक्रीज द रिड्यूस स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रा, जैसे कि लास्ट स्लाइड मैंने चलाया था उसमें बताया था आपको कि ये वर्टिब्रा के बीच का स्पेस कम हो रखा है, तो हम इसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं। कैन मैनेज द डिस्क बल्ज एंड हर्निएशन केसेस, बहुत ढेर सारे अभी केसेस ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया है कि सर्जरी ही उपाय है, बट बाय कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हम कुछ केसेस, कुछ क्या बहुत ढेर सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम सर्जरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड प्रॉपर असेसमेंट। एक प्रॉपर असेसमेंट करके, प्रॉपर एडजस्टमेंट करके हम सर्जरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिग रोल इन केस ऑफ स्पाइनल लिस्थेसिस, लिस्थेसिस के केस में भी हम बाय कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हम रिजल्ट पा सकते हैं। वी कैन डू द मैनेजमेंट ऑफ स्पाइन रोटेशन, अगर किसी को स्पाइनल रोटेशन हो रखा है तो उस केस में भी हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से काफी चीज कर सकते हैं। दिस इज बिफोर गोइंग फॉर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वी हैव टू आस्क द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। जैसा कि मैंने बताया एक पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट बहुत जरूरी है, उसकी हेल्थ के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ पे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है, क्या क्या चीजें हैं, वो सही कैंडिडेट है हमारे लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए कि नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। वेट लॉस की, सडन वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर सडन वेट लॉस की हिस्ट्री है तो देयर में भी चांसेस ऑफ द ट्यूमर हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तो उस केसेस में हमको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कफिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, स्ट्राइडल थेरेपी पे तो नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्राइडल थेरेपी तो नहीं है पेशेंट, ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं कुछ, जैसे वीबीआई साइन है, वो पॉजिटिव है निगेटिव है। ये जब हमारा वर्कशॉप होगा तो मैं आपको करके बताऊंगा कि वीबीआई साइन क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन में वीबीआई साइन करना कितना इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग फॉर द एडजस्टमेंट, ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वीबीआई होता है वेस्लो बेसलर आर्टरी साइन होता है। यहाँ पे अगर
आर्टरी कंप्रेस कर रही है सर्वाइकल स्पाइन में, उस केस में हमको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए सर्वाइकल स्पाइन का, जिसके करने की वजह से पेशेंट को काफी प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर ज्यादा गड़बड़ कर दिया तो C2 वर्टिब्रा का अगर फ्रैक्चर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन का, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना, और उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट करिए। स्पाइनल इमेजिंग भी बता दिया मैंने, फिजिकल एग्जामिनेशन बता दिया आपको। प्रिकॉशन की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रिकॉशन जो हमें कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करने के पहले करना चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी का बोन वीक सर सर एक मिनट, है कुछ लोगों ने उस अपना केस में नहीं माइक करेंगे। ऑन कर विनोद जी रखा अपने है। आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, हाँ हाँ जी। प्लीज म्यूट कर लीजिए विनोद जी। ठीक है, तो प्रिकॉशन ऑस्टियोपोरोसिस है। जो ऑस्टियोपोरोसिस में अगर किसी के बोन्स कमजोर है, उस केस में अगर हम कायरोप्रैक्टिक करेंगे तो वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं करेंगे। जो हमारा लंबो सेक्रल एरिया है, इस केस में हमको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाइपर मोबिलिटी अगर है, तो हाइपर मोबिलिटी का मतलब है कि पेशेंट को मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी ज्वाइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है उससे बियॉन्ड जा रहा है, उस केस में हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो इसमें नहीं है उसमें भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्यूमर के केसेस में हमको नहीं करना चाहिए, कहीं इन्फेक्शन का केस है वहां पे नहीं करना चाहिए, रिसेंट इंजरीज में नहीं करना चाहिए। रिसेंट ट्रॉमा मतलब अभी अभी किसी को चोट लगी है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में नहीं करना चाहिए कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। जो छोटे बच्चे हैं उनके केस में कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को साइकोलॉजिकल भी कुछ प्रॉब्लम है, उस केस में भी नहीं करेंगे, जैसे कि ये बोन वीकनेस है, मैंने बताया, ट्यूमर है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है, नाइट में फीवर आ रहा है, नाइट स्वेटिंग हो रही है, सडन वेट लॉस है, कफ की हिस्ट्री है, तो ऑलवेज गो फॉर द एक्सरे, जिसको हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। और उसमें प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली चेस्ट एक्सरे, चेस्ट में ही होती है, और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन में होती है। तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि केस हमारा कैसा है, उस हिसाब से ही काम करना है। सर्वाइकल माइलोपैथी के केस में एकदम हमको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजिकल मतलब अगर पेशेंट आपका रेडी नहीं है कि नहीं भाई हमको कायरोप्रैक्टिक करने से बहुत ज्यादा तकलीफ है, या मुझे डर लगता है, या मुझे ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पेशेंट कंसर्न इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। हमें पेशेंट का कंसर्न करके ही काम करना है, ठीक है। रेड फ्लैग फॉर स्पाइनल मैनिपुलेशन, जिसमें कि रेड फ्लैग का, रेड का मतलब होता है खतरा, कहाँ पे खतरा है, लाल झंडी कहाँ दिखाई दे रही है, तो लाल झंडी दिखाई दे रही है हमें सर्वाइकल माइलोपैथी। माइलोपैथी का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इन्फ्लामेशन है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पाइन में, तो नेवर गो फॉर द chiropractic adjustment, because if you will do the chiropractic adjustment in the cervical myopathy case, then the case will be going to be very wrong and you are be in trouble. So never touch the patient for cervical myopathy for chiropractic adjustment. Then if there is any dislocation, there is any dislocation in the शोल्डर में अगर कोई डिसलोकेशन हो रखा है, या फिर स्पाइन में कहीं डिसलोकेशन हुआ है, मैंने पहले बताया देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केसेस को हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिसलोकेशन को अवॉइड करिए। बहुत जो एडवांस कैरोप्रैक्टर हैं वो लोग करते हैं, और एडवांस चीजों में किया जाता है, बट अभी आपके लेवल पे मैं तो नहीं बोलूंगा। फ्रैक्चर का, अगर किसी को फ्रैक्चर हो रखा है तो डोंट टच द पेशेंट, जस्ट रिफर द पेशेंट टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही विल डू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। नेवर टच द पेशेंट फॉर chiropractic adjustment if there is any kind of fracture, any kind of dislocation। अपर सर्वाइकल स्पाइन लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी, ये कैसे चेक करते हैं ये मैं वर्कशॉप में आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊं, लेकिन आई एम श्योर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब हमारा वर्कशॉप होगा उसमें मैं जरूर इसको कवर करूंगा। इसके बिना मैं सर्वाइकल स्पाइन को नहीं पढ़ाता हूँ। क्वाड्रा एक्वेनस सिंड्रोम हो रखा है पेशेंट को, अगर लंबर एरिया में यहाँ पे कहीं पे नर्व कंप्रेस कर रही है, या बहुत ज्यादा क्वाड्रा एक्वेनस सिंड्रोम है, क्वाड्रा एक्वेनस सिंड्रोम का मतलब उसका ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, उस केस में भी हम कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कहीं पर भी अगर कैंसर है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कैंसर, तो वहां पे हम कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पॉसिबल इन्फेक्शन कहीं पे है तो वहां नहीं करेंगे। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, किसी को किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, स्पाइन इन्फ्लामेशन है, उस केस में भी हम कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करते। धर्मेंद्र सर कितना टाइम है मेरे पास अभी, ये बताइए, उस हिसाब से अभी मैं आगे है बढ़ूंगा। 10, हाँ 10-15 मिनट अभी है। 10-15 मिनट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं थोड़ा हाँ सा टेक्निक्स के बारे में बता दे रहा हूँ।
जैसे कि हाँ ये हाँ टेक्निक, बिल्कुल। सर्वाइकल स्पाइन की ये टेक्निक्स है, इसको हम यूज करते हैं। ये C0 C1 की जो है हमारा अपर सर्वाइकल स्पाइन, उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, उसमें बेसिकली सब चीज का एक वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब है कि पोजिशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मैंने बताया असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, असेसमेंट हम करेंगे। असेसमेंट के बाद में पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है कि किस डायरेक्शन में कौन सी वर्टिब्रा को कैसे मूव करना है, वो मूव करेंगे, उसी हिसाब से ही हमको एडजस्टमेंट करना है। और स्टार्टिंग में अगर आप एडजस्टमेंट करने से आपको अगर घबराहट होती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यू कैन गो फॉर द मोबिलाइजेशन, जो मैंने पहले बताया था। लास्ट जो हमारा वेबिनार था, जो लोग अटेंड किए होंगे उनको ये पता होगा। तो वी कैन गो फॉर द मोबिलाइजेशन इफ योर असेसमेंट इज परफेक्ट एंड यू आर गोइंग टू डू द मोबिलाइजेशन इन द डायरेक्ट करेक्ट वे, देन यू विल गेट द रिजल्ट। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू विल गेट द रिजल्ट, 100% यू विल गेट द रिजल्ट। कोई जरूरी नहीं है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट थ्रस्ट ही हमको देना है, हम मोबिलाइजेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा जो लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम आपको अपर सर्वाइकल, जो अपर बैक पेन की शिकायत बहुत ज्यादा है। दिस इज द जंक्शन बिटवीन थोरेसिक स्पाइन एंड सर्वाइकल स्पाइन। इसके बीच में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और उस वजह से जो हमारा सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन है वहां पे हम्प बन जाता है। इस तरीके से पेशेंट को इधर हम्प बना हो और काफी पेन रहता है, तो इस टेक्निक से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। T2 मैनिपुलेशन इसको बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा का मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें वन डायरेक्शन इधर जो थ्रस्ट का डायरेक्शन है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए, थेरेपिस्ट की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस जैसे ये कर रहे हैं तो इसमें हमने असेसमेंट किया किधर का रोटेशन है, राइट साइड का रोटेशन है, तो लेफ्ट साइड में पेशेंट का नेक घुमाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, राइट हैंड मेरा किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, और बॉडी का वेट किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट का पोजीशन एंड थेरेपिस्ट का पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। जो पेशेंट लाइन नहीं कर सकते, लाइन मतलब लेट नहीं सकते, जैसे अभी एक पेशेंट हमारे पास में आई थी जिसको प्रेगनेंसी थी, तो उसका मैंने सिटिंग पोजीशन में कैरोप्रैक्टिक किया उनका नेक का। अब कोई पूछ सकता है कि सर आपने बोला कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड उसका लंबोसेक्रल एरिया है। उसको एंकल में प्रॉब्लम होगा तो हम कैरोप्रैक्टिक कर सकते हैं, नेक में प्रॉब्लम है तो भाई कैरोप्रैक्टिक कर सकते हैं, हाथ में दिक्कत है तो कैरोप्रैक्टिक। इसीलिए असेसमेंट पेशेंट का बहुत जरूरी है, तो मैंने उनका सिटिंग पोजीशन में किया। हालांकि सिटिंग पोजीशन में हमें उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर प्रॉपर वेक्टर लेकर के जाएंगे, जैसे कि इस सिटिंग पोजीशन में ये कर रहे हैं, तो हम अपनी भाषा में इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, देन साइड बेंडिंग, देन रोटेशन किया, उसके बाद में हम थ्रस्ट देते हैं सर्वाइकल स्पाइन को लॉक करके। और लॉक नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपर सर्वाइकल स्पाइन का एडजस्टमेंट करते हैं, और अपर थोरेसिक स्पाइन का एडजस्टमेंट करते हैं, सॉरी, अपर थोरेसिक स्पाइन का एडजस्टमेंट करते हैं, और मैनिपुलेशन करते हैं। काफी अच्छी टेक्निक है। दिस इज नोन एज बटरफ्लाई टेक्निक, जिसमें हम जो फैसेट ज्वाइंट है उनकी ओपनिंग करते हैं। इसके भी प्रॉपर पोजिशनिंग होती है, पेशेंट की पोजीशन दैट शुड बी इन प्रोनाइन पोजीशन, थेरेपिस्ट विल स्टैंड साइड ऑफ द पेशेंट। और ये हाथ की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली फैसेट ज्वाइंट के लिए होती है। जब कराएंगे तो आपको बताएंगे। प्रोन स्क्वायर टेक्निक है थोरेसिक स्पाइन के लिए, दैट इज ऑल्सो फॉर ओपनिंग ऑफ द फैसेट ज्वाइंट। फैसेट ज्वाइंट की जो लॉकिंग हो रखी रहती है उसको ओपन करने के लिए हम कराते हैं। टेक्निक फॉर द लंबर स्पाइन, दिस इज लंबर रोल मैनिपुलेशन। लंबर रोल मैनिपुलेशन भी दो तरीके का मैनिपुलेशन होता है, एक जनरलाइज लंबर रोल मैनिपुलेशन और एक होता है स्पेसिफिक लंबर रोल मैनिपुलेशन। जनरलाइज लंबर रोल, जनरल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस केस में हम करेंगे, और स्पेसिफिक में मतलब अगर L2 L3 कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसमें करेंगे। सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रिवर्स लंबर रोल मैनिपुलेशन, मॉडिफाइड लंबर रोल मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये किक स्टार्ट मैनिपुलेशन, ये सारी टेक्निक्स हम कवर करेंगे। बेसिकली ये जो फीमेल पेशेंट्स हैं, फीमेल थेरेपिस्ट हैं, उनको ये ज़्यादा अच्छा रहता है, या मोटा पेशेंट है, फीमेल पतली दुबली है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे लंबर स्पैन का, वो हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। केस स्टडी इस तरीके का है, इस तरीके का अगर कोई केस है जैसे हमारा ये भी अगर वर्कशॉप में टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा।
पेशेंट को, जैसे कि एमआरआई कैसे हम देखते हैं कहाँ पे डिसबल्ज है, कहाँ नर्व कंप्रेस कर रहा है। जैसे कि इसका इसका C2 3 4 5 6 C5 C6 के बीच में डिसबल्ज है, नर्व कंप्रेस कर रही है। और L4 L5 के बीच में नर्व कंप्रेस कर रही है, डिसबल्ज है। कैसे असेसमेंट करना है वो मैं बताऊंगा। ये सेक्रोलाइटिस का केस है, जिसमें सैक्रम में इंफ्लेमेशन है। और मीटिंग विल इन 10 मिनट्स। ठीक है, मैं फटाफट कंक्लूड करता हूँ। ये स्कोलियोसिस की बात कर रहे थे, तो देयर इज स्कोलियोसिस ऑफ द स्पाइन। इसका कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, ये भी सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ये केस 3 है, इसमें भी ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, फ्यूजन हो रखा है। इस केस में हम कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ केस मेरे पास में आता है। ये जो भी मैं इसमें दिखाता हूँ, ये सब हमारे यहाँ के केसेस है, जिनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं कहीं से। ये हमारे यहाँ का ये देखिए किस तरीके से क्वाड्राइकोना सिंड्रोम हो रखा है। पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्बल्ज और हर्निएशन हो गया, सीवियर नर्व कंप्रेशन, पेशेंट चल नहीं पा रहा है। स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो रखी है। मस्कुलर स्पाज बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है। केस 6 में इसमें नर्व कंप्रेस कर रही है यहाँ पे, अच्छी खासी सीवियर नर्व कंप्रेशन है। बेसिकली रोटेशन हो रखा है C2 वर्टिब्रा का, और C3 वर्टिब्रा का रोटेशन हो रखा है, जिसकी वजह से इधर नर्व कंप्रेस कर रही है। ये सारा जहाँ से हमने वो लिया है आपका। और टेपिंग भी हम यूज कर सकते हैं आफ्टर कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, दैट गिव्स द गुड सपोर्ट PIVD के केसेस में। डिफरेंट डायग्नोसिस, यस। ऐसा ज्वाइंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलती है, जो कि हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़ता है कि वो पेन हमारा लंबर एरिया से बेसिकली पेन आ रहा है, या फिर सैक्रोइलियक डिसफंक्शन कहीं पे हो रखा है। ठीक है। ऐसा ज्वाइंट के पैटर्न है, पेन इन स्पेसिफिक लोकेशन, यहाँ पे पेशेंट को पेन होगा, सिटिंग में उसको पेन होगा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, जब वो सोने के लिए जाएगा तो उस समय उसको तकलीफ हो सकती है। लो बैक पेन, बिलो L5 रीजन, सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटी, ये सब ऐसे जॉइंट के पेन सिंड्रोम है। पेल्विक या बटक पेन हो सकता है उसको, हिप में पेन हो सकता है, ग्रॉइन एरिया में पेन हो सकता है। फीलिंग ऑफ लेग स्टेबिलिटी, ऐसा लगता है कि उसका पैर पेशेंट का भाग रहा है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। डिस्टर्ब सिटिंग पैटर्न, सिटिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग उसकी डिस्टर्ब रहेगी। और पेन गोइंग फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, अगर स्टैंडिंग से सिटिंग से स्टैंडिंग जा रहे हैं तो ये होगा। एंटीरियर रोटेशन डिसफंक्शन ये है, जो कि मैं पेल्विक में बता रहा था, आपको ये करके बताऊंगा। और पेल्विक टिल्ट होते हैं बहुत ढेर सारे। चलिए, आपको एक दो प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे लंबर रोल मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। एक छोटी सी एक टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ, बाकी तो डिटेल में हम बताएंगे आपको। जस्ट हमारे पास समय कम है, 5-7 मिनट बचे हैं। दीपक जी। जी, दीपक जी को भी ढूंढता हूँ। सर सॉरी, हमारे पेशेंट स्टाफ का नाम दीपक है, उनको मैंने बुलाया मॉडल बनाने के लिए। दीपक सर को नहीं बुला रहे थे। फटाफट लिख दो, इसको करो करो करो। ओके, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पीयूष जी ने अपना माइक अनम्यूट कर रखा है, प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर ले, पीयूष जी। दिखाई दे रहा है? जी जी। जी ठीक है। कोई है उधर? एक लंबर रोल मैनिपुलेशन में करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे ये पेशेंट हैं, जनरल लंबर रोल मैनिपुलेशन में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। ओट्स हो तो थोड़ी सी ओट्स बना दे, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं खाना में। मैं सो रहा हूँ। स्वामी जी अपना माइक म्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सभी लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। पीयूष पीयूष जी भी अपना माइक म्यूट करें प्लीज। अपना वीडियो भी ऑफ कर लेना स्वामी सर, वो सर की वीडियो नहीं दिखेगी नहीं तो। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? दिस इज हाँ द केस। हाँ अब। साइडलाइन पोजीशन, हाँ पेशेंट ठीक। will be in the sideline position. The distance between therapist and patient will be less. Distance कम होना चाहिए, थोड़ा सा इधर देखिए। एक हमने पिलो दिया ताकि पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में रहे, हाथों को क्रॉस, नीचे वाला पैर सीधा सर रहेगा। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने अपना माइक म्यूट नहीं किया है, प्लीज म्यूट कर लें। सर आप मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए, पुनीत सर एक बार आप मुझे होस्ट कर दीजिए, मैं इनको ऑफ करता हूँ सबको। आपको कैसे बताऊं कि होस्ट मुझे तो ये पता नहीं।
आप मेरे नाम पे क्लिक कीजिए। इतने तो इस पे मेक का ऑप्शन आएगा, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा। एक मिनट, आप किधर चले गए? बड़ा दे दो। मिल नहीं रहा है सर, टाइम जा रहा है अपना। आप लोग म्यूट कर लो भाई, जिसको अगर देखना है ठीक है, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, पेशेंट पोजीशन एंड थेरेपिस्ट पोजीशन विल बी लाइक दिस, ठीक है? मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल यस सर, पूरा। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट विल बी लेस, ठीक है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, रिलैक्स, साइडलाइन पोजीशन में रखें, नीचे वाला पैर स्ट्रेट रहेगा, इधर क्रॉस किया, एक हाथ इधर से डालेंगे, एक हाथ इधर से, लंबर जंक्शन एंड लंबो स्टैंड को रोटेट करेंगे। प्लीज मैडम म्यूट कर लीजिए। ये आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं बार बार ही कहने से? ठीक है। एंड पेशेंट को हम बोलेंगे एक लंबी सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए, ब्रीदिंग को साथ में लेकर के चलना है और मैनिपुलेट कर दिया, हंस दे दिया। दैट इज वेरी इजी, बहुत इजी है, कोई भी मैनिपुलेशन करना बहुत इजी है। जगह नहीं बची, तीन कभी भी अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें पेशेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की पोजीशन को हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और उस हिसाब से हम सर इन लोगों को आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ में तुम लोग सुनने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये कोई बात सर है इन क्या? लोगों को आप रिमूव कर दो, जिनके माइक ऑन है इनको रिमूव करो सीधा, इनको सीधा म्यूट करो आप। अरे अमरूद है। ये अमरूद वालों को करो, पहले रिमूव करो इनको। बना दिया सर, आपको होस्ट बना दिया। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ इनको। 3 मिनट है सर, देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लास्ट के 3 मिनट में मैं 1 मिनट और लूंगा और लास्ट के 2 मिनट धर्मेंद्र सर को दे देंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है, प्लीज। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी। सर मैं आपसे पूछ रहा था, वो डेट क्या बताई थी आपने अभी जो ज्वाइन करने का था? 19, 20, 21 जनवरी। 19 सर 20। 3 दिन में क्या है? 3 दिन में कैसे एकदम से आ जाएगा सब कुछ हमें? मैंने क्यों कहा नहीं कहा कि आता 3 दिन आपको? में आपको सब कुछ आ जाएगा। मैं 3 दिन में कवर करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीजों को ग्रैप्स करते हैं। दोबारा प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। सर 44 आपको ज्वाइन, एक्सक्यूज मी सर, आपको ज्वाइन करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा ये 19 20 ये 21 के लिए फॉर्म? ये अभी बताएंगे, धर्मेंद्र सर बताएंगे। ओके। ग्रुप में सर मैं मैसेज, ग्रुप में आएगा हाँ डिटेल। अभी जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको तो वो मेरे से पूछिए। बाकी कैसे कोर्स क्या करना है, नहीं करना है, दैट दे विल गाइड। स्पॉन्डलाइसिस में दे सकते हैं ट्रीटमेंट? सर पूछिए। सर स्पॉन्डलाइसिस में दे सकते हैं हाँ ट्रीटमेंट? जरूर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। लास्ट एक शब्द मैं ये बोलना चाहता हूँ, और आप जो लोग आपने ग्रुप लास्ट में, में डेमो दिया था वो मुझे सुनना था, मुझे देखना था, लेकिन किसी ने अनम्यूट करके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, पता नहीं चला उसका। कोई वो बात बहुत नहीं, न्यू इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग। पार्ट था। ग्रुप में हम वीडियो डाल देंगे। आई विल शो द वीडियो इन ठीक है द सर। ग्रुप, डोंट वरी। मैं और भी एडजस्टमेंट के। हाँ जी, सर बॉम्बे कोई में, बात नहीं। सर ये दांत के दर्द में भी काम कर जाएगा? फाइल्स में भी काम सर करेगा। बॉम्बे में है आपका? बॉम्बे में होगा फाइल्स में ये? भी करेगा, खांसी में करेगा, दांत के दर्द में करेगा। आप लोग कैसा सर क्वेश्चन पूछते हैं टेल सर? बोन में कोई विद ड्यू प्रॉब्लम हो तो? रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखिए। अब मेरी आंखों का पावर कम है, मैं कैरोप्रैक्टिक करके चश्मा उतर जाएगा क्या? कोई ऐसे पूछ रहा था वहां गुड़गांव में मेरे से, पाइल्स में, हाँ मैं कहा हाँ भाई पाइल्स में भी हो जाएगा। सर कैसी बातें करते हैं, प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर हाथ जोड़ रहा बॉम्बे हूँ में मैं होगा आपका। क्या आपका? हाँ जी, बॉम्बे में होगा? ये सर बॉम्बे में? बताएंगे। आप अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, नहीं ओवर टू धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर सर प्लीज। नो, सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। एक्चुअली किसी को भी अगर सेशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो जिस भी नंबर के थ्रू आपको मैसेज मिला है ना हमारी जूम मीटिंग पर, आप उसी व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे ये इंक्वायरी करनी है। आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। और हमारा मुंबई, पुणे, हर जगह पे सेशन रहते हैं। जहाँ के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं वहां का बैच अनाउंस कर देते हैं। और किसी धर्मेंद्र को सर कुछ उसमें पूछना लिखा हुआ, हेलो सर, सर उसमें लिखा हुआ है ओनली जी, सेंड मैसेज ओनली ग्रुप एडमिन, तो हम लोग तो उसमें कुछ नहीं पूछ सकते आपसे? सर उसमें हमारा जिस नंबर से मैसेज आया ना, आप उसी नंबर पे
सर ओके उसमें ओके ऑप्शन होता है कि जिसे जो एडमिन है ना ग्रुप का, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें 5-4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है, तो आप उसको डायरेक्ट सेंड आज मैसेज कर दो, आज जो भी कर आज हम सकते हो। आज हम रात में ओपन कर देंगे, ओपन फॉर ऑल। आप लोग उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है? कल से सर वापस से एक्चुअली तो आज रात एक्चुअली में हम क्या, अगर ओपन